डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरकों के गुण। बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, फिर भी कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं। पहला जो है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होता है तो उसका मास और केमिकल कंपोजिशन अनचेंज्ड रहता है। यानी किसी भी अभिक्रिया में कोई भी अगर उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है तो उसकी मात्रा यानी द्रव्यमान और उसकी रासायनिक संरचना जो होती है वो परिवर्तित नहीं होती है। यानी अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद जो है उत्प्रेरक जो है वो एज सच रहता है। बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन जो है वो कैटलिस्ट एज सच रहता है। हाँ, कुछ फिजिकल चेंज हो सकते हैं, उसमें कुछ भौतिक परिवर्तन हो सकता है। जैसे उस कैटलिस्ट की जो है शाइनिंग खत्म हो जाए, उत्प्रेरक की चमक जो है वो जो आपका मेटल कैटलिस्ट है उसकी शाइनिंग जो है वो समाप्त हो जाए, धात्विक उत्प्रेरक है उसकी चमक जो है वो खत्म हो सकती है। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें मास एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ कैटलिस्ट remain unchanged। यानी उत्प्रेरक की मात्रा यानी द्रव्यमान और रासायनिक संगठन या रासायनिक संरचना ये अपरिवर्तित रहती है, ये चेंज नहीं होता। फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है इसकी, हाउएवर फिजिकल स्टेट में चेंज। यानी उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, तो ये जो परिवर्तन भी होगा वो सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा सा होता है। परिवर्तन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चेंज हो सकता है। तो जैसे पोटेशियम क्लोरेट की रिएक्शन आपको बताई, उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं। फाइनली जो है जो वो अनचेंज्ड अमाउंट में वो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में जो है वो मिलता है। अंत में जो है वो अभिक्रिया के बाद वो महीन चूर्ण अवस्था में प्राप्त होता है। सेकंड पॉइंट है a small amount of catalyst
उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट कैटेलिस्ट की जरूरत पड़ती है, बहुत थोड़ी सी मात्रा ही उत्प्रेरक की आवश्यक होती है किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए, किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ढेर सारा उत्प्रेरक मिलाना पड़ता है, बहुत स्मॉल अमाउंट ही जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जो 1 ग्राम कोलाइडल प्लेटिनम होता है, ये 1 ग्राम कोलाइडल प्लेटिनम जो है वो सफिशिएंट होता है, सफिशिएंट टू decompose 10 to the power 8 10 raised to the power 8 लीटर H2O2, यानी 1 ग्राम कोलाइडी प्लेटिनम, ये जो है 10 raised to the power 8 लीटर H2O2 को अपघटित कर सकता है या करता है। तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट की जरूरत होती है। 1 ग्राम 10 raised to the power 8, 10 की घात 8 लीटर H2O2 को अपघटित कर देता है। इसी तरह से जो है 6.4 into 10 raised to the power -8 ग्राम कॉपर जो होता है ये सफिशिएंट होता है आपका सोडियम सल्फाइड के 1 लीटर सॉल्यूशन को कैटेलाइज करने के लिए। 1 लीटर solution of सोडियम सल्फाइड, यानी 1 लीटर सोडियम सल्फाइड विलयन को उत्प्रेरित करने के लिए 6.4 into 10 raised to the power -8 ग्राम कॉपर, 6.4 गुणे 10 की घात -8 ग्राम कॉपर की ही आवश्यकता पड़ती है। तो कैटेलिस्ट की बहुत स्मॉल अमाउंट, बहुत जो है सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। तीसरा जो पॉइंट है कि कोई भी कैटेलिस्ट जो है वो किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, यानी कैटेलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट ए रिएक्शन। ये केवल जो है केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है, यानी रिएक्शन जो है वो कैटेलिस्ट के एब्सेंस में भी होती है। केवल कैटेलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, या तो इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है। यानी कोई उत्प्रेरक जो है, कोई भी कैटेलिस्ट हो, वो अभिक्रिया
आरंभ नहीं कर सकता। ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, केवल अभिक्रिया की दर को चेंज करता है। क्या करता है? ये चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, केवल अभिक्रिया के रेट को, दर को परिवर्तित करता है। यानी रिएक्शन जो है वो उत्प्रेरक के बिना भी होती है। ठीक है, कैटेलिस्ट केवल रेट को चेंज करेगा, यानी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। हालांकि कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं, एक्सेप्शनल, बहुत रेयर हैं, जो कैटेलिस्ट के एब्सेंस में उनकी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होती। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से वाटर फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं। तो अगर प्लेटिनम, वो प्लेटिनम कैटेलिस्ट से जो है कैटेलाइज होती है, प्लेटिनम उत्प्रेरक से उत्प्रेरित होती है। तो अगर प्लेटिनम नहीं प्रेजेंट है तो रिएक्शन इनिशियली होती ही नहीं है। जैसे ही आप प्लेटिनम उसमें ऐड करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से जो है ड्राई हाइड्रोजन और ड्राई क्लोरीन, ये रिएक्शन करके HCl फॉर्म करते हैं। शुष्क हाइड्रोजन और शुष्क क्लोरीन जो है अभिक्रिया करके HCl गैस बनाती हैं। तो ये रिएक्शन भी जो है कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में कैटेलाइज होती है। तो जब तक कैटेलिस्ट जो है प्रेजेंट नहीं होता है तब तक ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती। इसमें कैटेलिस्ट जो होता है वो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर जो है वो कैटेलिस्ट का वर्क करता है। तो मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन स्टार्ट होती है। अगर जो है कंप्लीटली ड्राई है तो जल्दी स्टार्ट ही नहीं होती, यानी स्टार्ट ही नहीं होती, ये अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं होती। चौथा पॉइंट, इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट। उत्पादों पर प्रभाव। इन जनरल जो है, जो प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट है वो डू नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। उत्प्रेरक की उपस्थिति जो है वो उत्पाद की प्रकृति को परिवर्तित नहीं करती है। यानी प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट do not affect the nature of product। यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति उत्पाद को प्रभावित नहीं करती है। लेकिन इसके बहुत से एक्सेप्शन भी हैं कि अगर हम कैटेलिस्ट चेंज कर दें तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, यानी नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है आपका डिसोसिएशन ऑफ फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। अगर फॉर्मिक एसिड का को हम एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट करें तो प्रोडक्ट H2O और CO बनता है। अब इसी फॉर्मिक एसिड को अगर हम
कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करें तो H2 और CO2 फॉर्म होती है। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट का नेचर बदल गया, वाटर और CO और यहाँ हाइड्रोजन और CO2। तो कुछ एक्सेप्शन इस तरह के हैं जिसमें जो है नेचर चेंज हो जाता है। इसी तरह से और कॉमन एग्जाम्पल है एथेनॉल। अगर हम एथेनॉल को जो है कॉपर की प्रेजेंस में हीट करें नियरली 300 to 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो एल्डिहाइड और हाइड्रोजन होता है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन हॉट एल्यूमिना पर एथेनॉल वेपर पास करें 350 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें एथीन या एथिलीन और वाटर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो है ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है और यहाँ पर जो है ये डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण होता है, और यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। तो कुछ इस तरह के एक्सेप्शन हैं जिसमें कैटलिस्ट चेंज करने पर प्रोडक्ट का नेचर चेंज हो जाता है, यानी उत्पादों पर प्रभाव पड़ता है। फिफ्थ जो है इसका पॉइंट देखिए, जो है वो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। साम्यावस्था पर प्रभाव। तो कैटलिस्ट जो है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। उत्प्रेरक जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता है। इतना हो सकता है कि ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो क्विकली अटेन हो जाए, यानी वो पहले या शीघ्रता से जो है साम्यावस्था स्थापित हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को इक्वल स्पीड से इंक्रीज करेगा, यानी ये अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर को जो है समान रूप से ये बढ़ा देता है। यानी ये जो है कैटलिस्ट does not affect the equilibrium constant of a reversible reaction। ये कर क्या सकता है, ये उसको पहले एस्टेब्लिश होने में मदद कर सकता है। However, it helps to attain
equilibrium quickly. यानी उत्प्रेरक जो है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता है। ये इसको प्रभावित नहीं करता। ये करेगा क्या? उत्प्रेरक साम्यावस्था प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम कर देता है। तो कैसे कम करेगा? ये फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को एक साथ जो है वो इंक्रीज करेगा। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन हो रही है, रेट जो है ये एक जो लाइन है बीच की हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इक्विलिब्रियम स्टेट को इंक्रीज जो है रिप्रेजेंट कर रही है। और कंप्लीट लाइन से जो है आपका ये इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो ये आपका जो पहला कर्व है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है और ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। सॉरी, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ये रिएक्टेंट के लिए है और ये प्रोडक्ट के लिए। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे डिक्रीज कर रही है और इस पॉइंट पर आकर के यहाँ पर जो है आकर के ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जा रहा है। यानी ये कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ है। अब इसमें क्या होगा? कैटलिस्ट जो है सिर्फ इतना कर सकता है कि इसके जो टाइम लगता है उस टाइम को रिड्यूस कर सकता है। ये जो डॉटेड लाइन है, अब केवल इतने टाइम में आपका ये जो टाइम है ये टाइम रिड्यूस हो गया। तो इक्विलिब्रियम जो है वो पहले अटेन हो सकती है, साम्य अवस्था पहले स्थापित हो सकती है। जो डॉटेड लाइन बनाई गई है ये जो है रिप्रेजेंट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो केवल इसमें साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो पहले आ जाती है, सिर्फ इतना ही वो इफेक्ट डालता है। R यानी रिएक्टेंट, P यानी प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी और प्रोडक्ट इंक्रीज करेगी, और जब दोनों की यहाँ पे कांस्टेंट हो जा रही है या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जा रहा है तो इक्विलिब्रियम होती है। तो हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करके जो है आपको बताया है। कई तरह से बता सकते हैं इसको कि जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इक्वल हो, यानी अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर हो, तब साम्यावस्था आती है। या दोनों की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए और टाइम के साथ ना चेंज हो, तब इक्विलिब्रियम आती है। सिक्स पॉइंट जो है आपका है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट।
उत्प्रेरक की सक्रियता। तो उत्प्रेरक की सक्रियता किस पे डिपेंड करेगी? एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सरफेस एरिया पर, यानी उत्प्रेरक की सक्रियता जो है वो निर्भर करेगी उस उत्प्रेरक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर। अगर हम पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ा दें तो उसकी सक्रियता भी बढ़ जाएगी। तो अगर इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या करता है? ये increases the activity of catalyst, यानी अगर हम पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ा दें, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या होगा? उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाएगी, इसकी सक्रियता जो है ये बढ़ती है। इसी कारण जो है कैटेलिस्ट जो होते हैं सॉलिड कैटेलिस्ट के कंपैरिजन में फाइनली डिवाइडेड स्टेट में वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसी कारण जो है उत्प्रेरक ठोस अवस्था की तुलना में महीन चूर्ण अवस्था में जो है वो अधिक इफेक्टिव होते हैं या अधिक एक्टिव होते हैं। क्यों? फाइनली डिवाइडेड स्टेट में जो है वो उनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, महीन चूर्ण अवस्था में उनका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसी कारण जो है उनकी सक्रियता भी बढ़ जाती है। तो इसी कारण जो है कोलाइडल कैटेलिस्ट जो होते हैं उनकी भी एक्टिविटी हाई होती है। इसी कारण जो है कोलाइडी अवस्था में उत्प्रेरकों की सक्रियता अधिक होती है। यानी जो है पाउडर्ड स्टेट एंड कोलाइडल स्टेट, यानी महीन चूर्ण अवस्था तथा कोलाइडी अवस्था, इसमें जो है एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट क्या होती है? हाई होती है। उत्प्रेरक की सक्रियता उच्च या अधिक होगी। तो इसीलिए फाइनली डिवाइडेड स्टेट में कैटेलिस्ट जो होता है वो मोर इफेक्टिव होता है देन ए सॉलिड कैटेलिस्ट। सॉलिड कैटेलिस्ट के कंपैरिजन में जो है फाइनली डिवाइडेड स्टेट में ये अधिक क्रियाशील होगा। ठोस उत्प्रेरक की तुलना में महीन चूर्ण अवस्था में ये अधिक सक्रिय होगा, यानी
अधिक आसानी से रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। अगला है स्पेसिफिसिटी। विशिष्टता। तो इसमें जो है किसी भी रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कैटेलिस्ट की आवश्यकता होती है, यानी ए पर्टिकुलर कैटेलिस्ट जो है इज रिक्वायर्ड फॉर ईच केमिकल रिएक्शन या फॉर ईच रिएक्शन, और a particular catalyst catalyzes only a particular reaction, not all reaction। यानी किसी भी जो है उत्प्रेरक मतलब या किसी भी अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, और हर अभिक्रिया के लिए जो कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं एक विशिष्ट कैटेलिस्ट, एक विशिष्ट उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। एक ही उत्प्रेरक सभी रिएक्शन को जो है सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता, यानी ये हाईली स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक कैटेलिस्ट जो है वो सभी रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटेलिस्ट की आवश्यकता होती है, यानी डिफरेंट कैटेलिस्ट आर नीडेड फॉर डिफरेंट रिएक्शन। किसी में कॉपर, किसी में प्लेटिनम, किसी में निकेल, किसी में कॉपर का साल्ट, किसी में एल्युमिनियम का साल्ट, किसी में एल्युमिनियम का ऑक्साइड, किसी में कॉपर का ऑक्साइड। इस तरह से डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट कैटेलिस्ट की जरूरत पड़ती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप का प्रभाव। तो टेम्परेचर जो है किसी भी कैटेलिस्ट की जो एक्टिविटी होती है वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है। वही टेम्परेचर जो है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। तो उस टेम्परेचर पर उसकी एक्टिविटी हाई होगी, उससे लो या उससे बहुत हाई टेम्परेचर पर उसकी एक्टिविटी लो होगी। किसी भी उत्प्रेरक की सक्रियता जो होती है वो एक निश्चित ताप पर अधिकतम होती है। वो निश्चित ताप उसका अनुकूलतम ताप कहलाता है। उससे कम या उससे अधिक ताप पर उसकी एक्टिविटी, उसकी सक्रियता कम हो जाती है। यानी जो कैटेलिस्ट होता है उसकी एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट क्या होगी? मैक्सिमम होगी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, और इसी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी उत्प्रेरक की जो सक्रियता होगी वो एक निश्चित ताप पर अधिकतम होती है, और इसी टेम्परेचर को हम अनुकूलतम
ताप कहते हैं। इससे जो है लो या उस पे जो है हाई पे नहीं होगा। जैसे अगर कोलाइडल कैटलिस्ट है, यानी कोलाइडल कैटलिस्ट है या कोलाइडल फॉर्म में जो है कैटलिस्ट प्रेजेंट हो, तो अगर हम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेंगे, इस पे इसकी एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। यानी कोलाइडी उत्प्रेरक जो होता है उसका जो है ताप बढ़ाने पर इसकी सक्रियता घटती है। इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है, और एक डेफिनेट टेम्परेचर पे मैक्सिमम होगी और उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज करने लगेगी, और फर्दर जो है टेम्परेचर राइज करने पे उसकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका जो रीज़न है वो जो कोलाइडल कैटलिस्ट होते हैं, कोलाइडी जो उत्प्रेरक होते हैं, तो इनका टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो इनका कोएगुलेशन हो जाता है। कोएगुलेशन यानी स्कंदन हो जाता है। स्कंदन को जो है आप और सिंपल लैंग्वेज में प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं और क्षेपण कह सकते हैं। यानी ये हाई टेम्परेचर पे जो है एग्रीगेट बना करके सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इनकी एक्टिविटी घट जाती है और कभी कभी इनकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इनकी सक्रियता जो है वो घट जाती है और कभी कभी जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर इनकी सक्रियता नष्ट हो जाती है। तो कोलाइडल कैटलिस्ट में ये चीज़ ध्यान रखनी है, और इन जनरल एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनकी एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, और कोलाइडल कैटलिस्ट में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। क्यों? ड्यू टू कोएगुलेशन, स्कंदन के कारण जो है उनका स्कंदन प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण उनकी सक्रियता घटने लगती है या घट जाती है। नाइन्थ है कि एक कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। तो कैटलिस्ट जो है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। कैसे करता है? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके। उसके कोई भी उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? उसकी सक्रियण ऊर्जा को कम करके एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, यानी वो एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कराता है फॉर रिएक्शन। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो है एक वैकल्पिक मार्ग से जो है अल्टरनेटिव पाथ से जो है वो रिएक्शन होती है ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। कम सक्रियण ऊर्जा के मार्ग से जो है वो अभिक्रिया होती है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाती है। इसका डिटेल जो है वो आप केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो हैं। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट
वो वाला वीडियो आप लोग देख लेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा विद ग्राफ। यहाँ के लिए बस इतना ही जो है वो सफिशिएंट है। तो ये एक्टिविटी जो है जो इंक्रीज करता है वो उसके थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को लोअर करके और एक्टिव मॉलिक्यूल को जो है बढ़ा करके, सक्रिय अणुओं की संख्या को बढ़ा करके लोअर एक्टिवेशन एनर्जी को जो है निम्न दहली ऊर्जा तल से ये हो जाती है। 10th है जो कैटलिस्ट होता है ये कैटलिस्ट does not affect the heat evolved in exothermic reaction or heat absorbed in endothermic reaction। ठीक, यानी दैट इज डेल्टा एच। यानी अभिक्रिया की एंथैल्पी यानी उत्प्रेरक जो है वो आपका किसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में निकलने वाली ऊष्मा या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में शोषित होने वाली ऊष्मा के मान को परिवर्तित नहीं करता है। इसका मतलब हुआ अर्थात डेल्टा एच रिएक्शन की जो है वो अपरिवर्तित रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। यानी कोई भी कैटलिस्ट जो है किसी भी रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक में जो एंथैल्पी चेंज या हीट ऑफ रिएक्शन का जो चेंज है उसको चेंज नहीं करता, वो जो है वो कांस्टेंट ही रहती है, अनचेंज्ड रहती है। जितना विदाउट कैटलिस्ट में जो है वो एब्जॉर्ब या इवॉल्व होगी उतना ही इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी जो है एब्जॉर्ब या इवॉल्व होगी। यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जितनी ऊष्मा शोषित या मुक्त होगी उतनी ही जो है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में भी शोषित या मुक्त होगी। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति या अनुपस्थिति जो है वो अभिक्रिया की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज नहीं करता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इतनी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।